अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान इंडिया की मैच का कंक्लूजन तो हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं अपनी एनालिसिस अपनी राय दे दूँ कंक्लूजन के बाद। तो ये 3 से 4 सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ एनालिसिस आवाम की तरफ पहुँच जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये तो होना ही था, ज़्यादातर चांस तो ये लग ही रहा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान से। मैं तो पहले ही बोल रहा था, अब आपके ऊपर है ये मैसेज। पीसीबी तक तो मेरा मुश्किल है कि पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तक जितनों की तरफ पहुंच सके तो आप उसको स्प्रेड करें, शेयर करें, ताकि आपको कुछ ढंग की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में मिलेगी, ताकि आप मतलब डार्कनेस में ना रहें। जिस तरह मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 रैंक टीम है, बहुत अच्छी टीम है। ये सब बातों में कुछ ज़्यादा दम नहीं रहता है, सच्ची बात है। पिछले 4 सालों में हमने कुछ 28-30 मुश्किल से ओडीआई खेली हैं, ज़्यादातर वीक टीम्स के साथ खेली हैं, या जो भी मेजर नेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की तरह उनकी भी बी या सी टीम आई है। तो इसका भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की इस मैच में बैटिंग परफॉर्मेंस का थोड़ी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। तो इंडिया ने तो हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया था। क्या तोहफा दिया था कि ठीक है, हम टॉस जीते, आप जाओ बैटिंग कर लो, बैटिंग पिच के ऊपर आप जाओ बैटिंग कर लो, साढ़े 300 कम से कम 320 330 बना लो, ताकि अहमदाबाद में कुछ मैच हो जाए, कोई ढंग की कुछ मैच हो जाए। सबसे पहली बात तो ये, पहला तोहफा तो इन्होंने ये हमें दिया। सेकंड तोहफा क्या दिया? रविचंद्रन अश्विन को खिलाया नहीं उन्होंने, शार्दुल ठाकुर को खिलाया। मैं सोच रहा था कि शायद रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे। 2 वजह थी उनके ये नहीं खिलाने की। एक वजह कह सकते हैं कि थोड़ी बैटिंग वो नंबर 8 पे मजबूत करना चाह रहे थे, हिटिंग एबिलिटी के ताल्लुक से जो शार्दुल ठाकुर देते हैं, ये एक वजह थी। और मे बी अश्विन वो सोच रहे होंगे कि इस पिच के ऊपर, खासतौर हमारी राइट हैंड हैवी बैटिंग लाइनअप है, तो रविचंद्रन अश्विन की बॉल हमारे बल्लेबाजों के अंदर इन आएगी उनकी ऑफ ब्रेक, तो वो ज़रा आसान होगा खेलने के लिए, तो उस वजह से नहीं खिलाया। लेकिन अश्विन को खेलना भी हमें शायद मुश्किल हो जाता जिस तरह की हमारी बैटिंग है। पहली तो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू होना लाजमी है। क्या स्कोर था हमारा? ऑलमोस्ट 20 ओवर के बाद मेरे ख्याल से हम 103 के ऊपर 2 आउट थे, और मेरे ख्याल से 18.3 बॉल के ऊपर कुछ हमारा 100 का टोटल हो गया था। तो नेक्स्ट 1.5 ओवर भी कुछ बहुत स्लो गए थे। 100 फॉर 2 थे हम 18.5 ओवर में। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक तो दोनों आउट हो चुके थे। अब लोग मैच से पहले कहते हमें 350 बनाने, 350 बनाने। भाई अपनी बैटिंग की लिमिटेशंस भी तो समझो ना। आप 350 बोलना बहुत आसान होता है, 350 दिमाग में टारगेट नहीं रखना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने 350 का टारगेट रखा था, लेकिन ये इनको सोचना चाहिए था स्मॉल टारगेट्स के नेक्स्ट 10 ओवर में हमें किस स्टेज तक पहुंचना है। तो बहरहाल 103 फॉर 2 तक हम थे 20 ओवर्स में। ठीक था प्लेटफॉर्म, 110 115 हो सकते थे अगर वो पिछले 1.5 ओवर जरा स्लो ना गए होते। उसके बाद सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हुई। लोग कहते हैं कि वो 155 के ऊपर 2 थे तो फिर उसके बाद कोलैप्स हुए, उसको छोड़ दें। मेन चीज तो ये आप फोकस करें कि आपको पता है कि ये पिच के ऊपर पार टोटल कम से कम 320 तो बनाना था ही। जब आपको 320 बनाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसी पोजीशन में हो कि आपके कम से कम 320 हो रहे होंगे। तो आपको टारगेट एक रखना है कि ठीक है, 30 ओवर के बाद हमारे पास कम से कम 170 175 का टोटल होना चाहिए 2 या 3 विकेट के बाद। 230 240 के करीब फॉर 3 मैक्सिमम 4 विकेट्स हमें 40 ओवर तक होना है, ताकि हम 80-90 रन आखिरी 10 ओवर में बना सकें। उससे ज्यादा आखिरी 10 ओवर में इंडिया के अटैक के साथ बहुत मुश्किल बनाना, खासतौर पे हमारी जिस तरह बैटिंग लाइनअप है। तो उस मुताबिक ये नहीं कहूंगा कि कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई माइंडसेट नहीं थी, ये बातों में कुछ दम नहीं रहा है। पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम ये है इस वक्त के ऊपर, जो कि कभी नहीं रहा होगा, चंद सालों में भी रहा होगा, लेकिन बैटिंग की खास बात कर रहा हूं। माइंडसेट की बात नहीं है, पोल्यूट मत करें इशू को। टैलेंट का प्रॉब्लम है हमारे पास टैलेंट है ही नहीं इतना जो होना चाहिए जिस तरह। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। बाबर और रिजवान की जो 2 सबसे अकम्पलिश्ड बैट्समैन हमारी टीम में, इन दोनों की पार्टनरशिप इतनी कोई अच्छी नहीं थी, सच्ची बात है, बहुत स्लो थी। बॉक डाउन हो गए थे बिल्कुल। क्यों बॉक डाउन हो गए थे? स्कोरिंग शॉट्स इनफ नहीं है जब स्पिन आता है। 103 फॉर 2 103 फॉर 2 थे फ्रॉम 20 ओवर्स। उसके बाद इनको रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने के बावजूद 170 के करीब तक फॉर 2 मे बी 3 मैक्सिमम तक इन लोगों को कोशिश करनी थी पहुंचवाने के लिए हमें। अब नेक्स्ट 3-4 ओवर काफी स्लो गए। रिजवान ने एक स्वीप शॉट खेला, वो कितना रिस्की शॉट था 4 रन के लिए, तो इन्हें रिस्क लेना पड़ रहा था 1-2 शॉट्स भी मारने के लिए।
उसके बाद ये लोग ने रोटेट स्ट्राइक नहीं करी। क्यों नहीं करी? अच्छा बॉल जब लैंड करते हैं कुलदीप या रविंद्र जडेजा तो इन्हें खेलने आते, इनको वर्क करना स्पिनर्स को आता ही नहीं। हालांकि रिजवान तो फिर भी डिसेंट प्लेयर है स्पिन के, लेकिन बाबर आजम की तो कोई एबिलिटी इतनी है नहीं स्पिन के सामने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई कि, या गलती ना कहूँगा, लैक ऑफ टैलेंट की वजह से ये नेक्स्ट 9 ओवर्स के फेज में बहुत कम रन बने थे। उसमें प्रेशर बहुत आ गया था कि थोड़ा बॉल स्लो हो रहा था, थोड़ा ग्रिप भी हो रहा था विकेट में। तो 155 फॉर 2 थे हम 29.4 ओवर, वो ऑलरेडी 15-20 रन बिलो पार था अगर हमें 320 के करीब पहुंचना था। उसके बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बाबर आजम की विकेट गिर गई और उसके बाद आ गई हमारी कोलैप्स, जिसमें टीम टोटली खत्म हो गई। 191 के ऊपर ऑल आउट हो गई और वहां से ही मैच खत्म हो गई। तो ये तो होता है, लेकिन बीच की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी रही, तो इस वजह से ये फेज में हम मैच हारे थे। कोलैप्स तो ऑब्वियसली बहुत बुरी थी, कोलैप्स इतनी तो नहीं होनी चाहिए थी बाबर के आउट होने के बावजूद, लेकिन ये फेज जो था ओवर नंबर 1890 से लेकर 29 ओवर तक ये बड़ा स्लो गया था। इसमें इंडिया को मोमेंटम मिला, उनको पता था कि शायद हम 270, 280, 290 बहुत इतना टोटल बना लेंगे, जो कि उस विकेट पर कुछ इतना खास टोटल लग नहीं रहा था। कम से कम 320 तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हम क्रम्बल हो गए, हमारी बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, तो इस वजह से ये मैच हम बहुत बुरी तरह से हार गए।